आज से लगभग 200 साल पहले देश अमेरिका के नेंटकेट आइलैंड से एक शिप रवाना हुआ करीब 1.5 सालों की यात्रा के लिए। इस शिप में 21 लोग मौजूद थे। इसे शिप नहीं बल्कि वेल शिप के नाम से बुलाया जाता था। इस जहाज के नाम के साथ उसका काम भी था। शिप को डिजाइन किया गया था वेल्स का शिकार करने के लिए। इन्हें 1.5 साल का वक्त मिला है वेल का शिकार करके वापस आने के लिए, मगर उनके गए सालों बीत गए, वो वापस नहीं आए। ये वक्त था सन 1819 का। उस समय वे गए थे एसेक्स नामक वेल शिप से। 40-ton whaling ship Essex is The whale ship Essex, under the command of Captain George Pollard Jr. Well known to most people as the Essex, but it is... The Essex was built in Amesbury, Massachusetts in 1799. Of the whale ship Essex. Essex was an American whaling ship called the Essex. Of the whale ship Essex. In 1820, the whaling ship Essex. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से 200 साल से भी पहले सन 1799 को, जब एसेक्स वेल शिप लॉन्च किया गया था। उस समय वेल्स के चर्बी से क्रूड ऑयल को निकाला जाता था, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफी अच्छी कीमत मिलती थी। खासकर अमेरिका में यह एक तरह का बिजनेस बन चुका था। लोग बड़े बड़े शिप से हफ्तों महीनों यहाँ तक कि वर्षों के लिए समंदर में जाते थे वेल्स का शिकार करने के लिए। समंदर में जितने ज्यादा समय तक शिकार के लिए जाते थे, शिप भी उतना ही बड़ा होता था। एसेक्स वेल शिप जब 1799 को बनाया गया था तो उसकी लंबाई थी करीब 27 मीटर। वहीं वजन की बात करें तो 239 टन था, लगभग 2,40,000 किलोग्राम के आसपास। इसके बावजूद ये शिप छोटा माना जाता था। इसमें 4 वेल बोट रखा गया है। यह एक प्रकार का खुला नाव होता है जिसका उपयोग किया जाता है छोटे वेल्स को पकड़ने के लिए। हर नाव की लंबाई करीब 8.5 मीटर के आसपास थी। ये अपने समय में लॉन्च होने के करीब 20 सालों तक कई सारी यात्राएं की, जिसमें हर बार ये प्रॉफिटेबल ही रहा। सन 1819 में 29 वर्षीय कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड जूनियर तथा उनके पहले साथी ओवन चेक, ये दोनों इस जहाज में पिछली यात्राओं में एक साथ काम किए थे। इन दोनों की जोड़ी पूरी तरह से सफल रही। समय समय पर शिप के मालिक द्वारा प्रमोशन भी हुआ। इनके साथ केबिन बॉय थॉमस निकलसन भी शामिल थे, जो इस शिप के कमान संभालने वाले सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति थे, जिनकी उम्र थी मात्र 14 वर्ष। शिप का मालिक बहुत ही जल्द एक समुद्री सफर पर भेजने वाला था। जब समय आया 12 अगस्त सन 1819 का, इन 3 लोगों के साथ 18 और लोगों की टीम बनाई गई। चालक दल में टोटल 21 लोग थे। 12 अगस्त को अमेरिका के नेंटकेट आइलैंड से शिप दक्षिणी अमेरिका की पश्चिमी तट की तरफ रवाना हुआ। लगभग 2.5 सालों के लिए शिप जाने वाला था, वो भी पूरे 21 लोगों के साथ, जिसमें पहले थे विलियम ब्रांड, हेनरी डेविल, थॉमस चैंपल, कैप्टन जॉर्ज, ओवेन चेज, थॉमस जॉन। बाकी 15 और लोगों का नाम है जिन्हें आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये सभी के सभी नेंटकेट से ही थे। 12 अगस्त को शाम होते होते ये आइलैंड को छोड़ चुके थे। सभी लोग इस सफर के लिए काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि यह शिप पिछले 20 सालों में काफी नाम कमाया था। 12 से 13 अगस्त की दिन की यात्रा काफी ठीक चली। इस समय ये अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा के करीब पहुंच चुके थे। शिप जैसे ही गल्फ स्ट्रीम के करीब पहुंची, अचानक से सामने कुछ ठीक नहीं लगा। मौसम बदलने लगा। ये खतरे से पूरी तरह से आगाह हो पाते इससे पहले समुद्री तूफान शिप के करीब पहुंच गई। तूफान इनकी उम्मीद से भी बड़ा था, जिसमें शिप फंस गया। लहरों से कई बार शिप से टक्कर हुई, जिसमें शिप कई जगह से टूट गया। शिप के टॉप गाइलेंट सेल तथा 2 वेल बोट का भी काफी नुकसान हुआ। इस गंभीर सिचुएशन को देखकर काफी लोग वापस जाने का सुझाव देने लगे। उनका मानना था हम अभी भी ज्यादा दूरी पर नहीं हैं, लेकिन कैप्टन अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो वापस बंदरगाह पर जाने की बजाय यात्रा जारी रखने का फैसला किया। तूफान के कम होने के बाद ये दोबारा से आगे बढ़ गए। इनका सफर चलता रहा। इन्हें जहाँ पर भी वेल्स मिलते थे उनका शिकार करते हुए आगे बढ़ते रहते थे, पर अभी तक वेल्स इतनी मात्रा में नहीं मिले थे जिसकी ये उम्मीद लगाए हुए थे। जनवरी 1820 में कैप हॉर्न के पास पहुँच गए। बंदरगाह से निकले हुए 4 महीने बीत चुके थे। यहाँ इन्होंने कैप हॉर्न का चक्कर लगाते हुए बेहद धीमी गति से शिप को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। यहाँ पहुँचते पहुँचते इनके साथ इतनी सारी घटनाएं हुई जिनसे ये काफी परेशान हो चुके थे। ये सब देखकर शिप के कुछ क्रू मेंबर अपशगुन जैसी तरह तरह की बातें करने लगे थे। लेकिन ये जैसे ही दक्षिणी प्रशांत महासागर के गर्म पानी में प्रवेश किए। गर्म पानी का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि अब तक बसंत के साथ गर्मियों का मौसम भी आ चुका था। गर्मियों के मौसम में शिकार के दौरान इनके अंदर उत्साह बढ़ने लगा। यहाँ से ये शिकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। कई महीनों तक शिप उत्तर की दिशा में बढ़ता रहा। करीब 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा तय करके पहुंच चुके थे अटक कैंप बंदरगाह के पास, जो उस समय रॉयल ऑडियंस का स्पेनिश क्षेत्र था। वर्तमान समय में यह इक्वाडोर देश के अंदर पड़ता है। यदि इन चालक दल के वेल्स का शिकार करने की रणनीति के बारे में जाने तो ये 6 लोगों के साथ 3 समूह में अलग किए गए थे। जब भी उन्हें वेल्स दिखते थे तो 3 लोग बोट को चलाते थे, जबकि 3 लोग शिप को मैनेज करने के लिए जहाज में ही रुकते थे। सितंबर 1820 में जब शिप अटक कैंप्स के बंदरगाह पर था तो हेनरी डेविल वहां से चले गए। ऐसा पहली बार नहीं था
जैसा कि हमें पता है ये करीब 2.5 वर्ष के लिए निकले थे। स्टार्टिंग में लोग बहुत ही उत्सुक रहते हैं, लेकिन हफ्ते महीने बीतने से पहले शिप जैसे ही किसी बंदरगाह के पास पहुंचता था तो कोई न कोई शिप से उतरकर भाग जाता था। इस तरह हेनरी डेविल नाम का बंदा भी वहां से चला गया। अब शिप में मौजूद थे सिर्फ 20 लोग। ये बात जब कैप्टन को पता चली तो ये बात उसके लिए काफी गंभीर थी, क्योंकि एक एक लोग ऐसे ही कम होते गए तो इन्हें अपने काम को अंजाम देने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि शिप में 3 बोट्स हैं, जिनमें से हर एक को चलाने के लिए 6 लोगों की आवश्यकता होती थी। अगर ये शिकार के लिए 3 बोट को पानी में उतारें जिस पर 6 लोग जाएंगे तो मेन शिप पर सिर्फ 2 लोग मौजूद होंगे। 2 लोगों को एक्सेल के बनावट तथा आकार के हिसाब से कंट्रोल करना मुश्किल होगा। फिलहाल ये काफी लंबे समय तक वहाँ पर भी वेल्स का शिकार किए। यहाँ पर भी जब वेल्स की संख्या कम होने लगी तो ये आगे शिप को दूसरी तरफ मोड़ दिए। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पर इन्हें बहुत सारे शार्क देखने को मिले। इसके बारे में इन्हें पहली बार पता चला था। शिकार की तलाश में यहाँ से दक्षिण तथा पश्चिम की ओर करीब 4600 किलोमीटर अंदर चले गए थे समंदर में। इन्हें जैसा कि बताया गया है शिकार इन्हें किस किस लोकेशन पर मिलेगा ये बताए गए लोकेशन से अधिक दूरी पर थे। उनमें से कुछ लोगों ने अफवाहें सुनी थी। दक्षिण प्रशांत महासागर के कई टापू पर नरभक्षियों का निवास है। वे अब और अंदर जाने के खिलाफ थे, पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनका सारा खाना खत्म हो चुका था, जिसका बंदोबस्त इन्हें कुछ ही दिनों के अंदर करना था। इसलिए एक लंबी यात्रा की शुरुआत की फूड सप्लाई को पूरा करने के लिए ये जिस जगह पर पहुंचे थे यहाँ से करीब 350 किलोमीटर दूर चार्ल्स आइलैंड है। बाद में इनका नाम बदलकर फोइला आइलैंड रखा गया। वहाँ जाने के लिए शिप रवाना हुई। पिछली बार जब शिप तूफान में फंसा था तो जहाज के कई सारे पार्ट टूट चुके थे, इसलिए पानी का रिसाव काफी लंबे समय से हो रहा था, जिसकी मरम्मत की जरूरत पड़ने लगे। इसलिए वहां पहुंचने से पहले स्पोनोला आइलैंड था, जहां जाने के लिए शिप को टर्न कर लिए। जब ये उस आइलैंड पर पहुंचे तो समय था 8 अक्टूबर सन 1820 का। इनके निकले हुए लगभग 9 से 10 महीने कंप्लीट होने वाले थे। इस आइलैंड पर ये करीब 1 हफ्ते तक रहे। जहाज पर फूड सोर्स की आपूर्ति के लिए 300 गलापेगोस जायंट कछुओं को पकड़ लिए, जिसका वजन 45 से 1363 किलोग्राम के करीब था। नाविकों ने उन्हें जीवित पकड़ा। उनमें से कुछ को इच्छा अनुसार जहाज पर घूमने के लिए छोड़ दिया, बाकी को अपने पास रख लिए। उनका मानना था कछुए बिना खाए पिए 1 साल से ज्यादा जीवित रह सकते हैं, पर आगे चलकर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वास्तव में कछुए धीरे धीरे भूखे रहने लगे। कछुओं के साथ साथ आइलैंड पर तरह तरह के जानवरों का शिकार करना शुरू कर चुके थे। शिकार करते समय थॉमस चैंपल नाम का बंदा करीब 1 साल की यात्रा से ऊब चुका था। मजाक मस्ती करते करते आग लगा दी। मौसम गर्मियों का था। थोड़ी देर में देखते देखते आग इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसे कंट्रोल कर पाना इनकी बस की बात नहीं थी। थोड़े समय बाद इन्हें एहसास हुआ शिकार कर रहे नाविक आग के बीच फंस चुके हैं। बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। जलने से बचने के लिए आग की लपटों के बीच से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भागते हुए जब शिप के पास पहुँचे तब तक पूरा टापू जल रहा था। अब तक ज्यादा फूड सोर्स भी इकट्ठा नहीं कर पाए थे, पर उनके किसी मेंबर की वजह से ऐसा होने पर बाकी लोग गुस्से में थे। उन्हें उम्मीद थी ये जल्द से जल्द आग बुझ जाएगी, पर अगले दिन जब देखा तो टापू अभी भी जल रहा था। इन्होंने जितना शिकार किया था उसी को शिप में लेकर दोबारा से आगे निकल पड़े। जहाज दक्षिणी अमेरिका तट से हजारों मील पश्चिम में बताए गए जगह पर पहुंचा, जहां वेल्स के मिलने की काफी ज्यादा संभावना थी, पर वहां पहुंचने के कई दिनों बाद भी उन्हें वेल्स नहीं मिली। इतना सब कुछ होने के बाद शिप के लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ये हिंसा इतनी बढ़ गई कि उनमें से एक अनुभवी चेज नाम का बंदा तथा कैप्टन के बीच झगड़ा हो गया। 3 हफ्तों बाद 20 नवंबर को अचानक से इन्हें काफी सारे झुंड दिखाई पड़े वेल्स के। उस समय सुबह के 8 बज रहे थे। नाविक तीनों वेल बोट के साथ वेल का शिकार करने के लिए उनके पीछे निकल पड़े, जबकि 2 लोग अभी भी जहाज में ही थे। इन्होंने देखा कि एक काफी बड़ा वेल्स नीचे आ गया है। दोनों ने उस पर भाले से हमला किया। हमला होते ही उसकी पूंछ जहाज से जाकर टकरा गई, जिससे शिप में एक बहुत बड़ा होल हो गया। दोनों ने ये बात चिल्लाकर नाव में बैठे अपने साथियों को बताई। नाव को बचाने तथा उसकी मरम्मत करने के लिए शिकार को वहीं छोड़कर वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। 26 मीटर लंबी वेल बाकी लोगों के करीब पहुंचने से पहले अजीब तरह की हरकतें करने लगी। उन्हें उसकी हरकतों का पता चल पाता इससे पहले दोबारा से शिप पर एक जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में शिप के टुकड़े टुकड़े हो गए। पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था जहाज। 20 नाविकों में से 2 लोग तैरकर बोट में आ गए। उन्हें पता था आगे की यात्रा के लिए पर्याप्त भोजन तथा पानी नहीं है, लेकिन ये इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। यहाँ से 1900 किलोमीटर दूरी पर मौजूद मार्केसस नामक टापू है। कैप्टन अपने साथियों के साथ वहाँ जाने को कहने लगे। जैसा कि पहले से उनमें से कुछ लोगों को ये बात पता थी कि यहाँ के आसपास के टापुओं पर नरभक्षियों का निवास होता है, इसलिए कोई भी इस बार कैप्टन की बात से सहमत नहीं हुआ। हवाओं के विरुद्ध होकर साउथ अमेरिका की तरफ जब जाने को कहने लगे। ऐसा करने पर मार्केसस से दोगुनी दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके बावजूद ये दक्षिण की तरफ चल पड़े। ज्यादातर भोजन समंदर के पानी में भीग चुका था, लेकिन भूख को शांत करने के लिए सबसे पहले उसी को खाने का विकल्प चुना गया। बेकार भोजन को खाते हुए हो चुके थे पूरे 2 हफ्ते।
ये जिस बोट में बैठे हुए थे ये लंबी यात्रा के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यात्रा के दौरान अंदर पानी का रिसाव बढ़ने लगा, जो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। तूफान तथा ऊंची नीची लहरें उनकी यात्रा को और भी परेशानी में डालने लगी। उनमें से अधिकांश लोगों का समय अंदर भरे हुए पानी को निकालने में ही बीत गया। शिकार पर निकले हुए पूरे 1 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका था। 20 दिसंबर 1820 को नाविक प्यास से तड़प रहे थे। इसी दौरान दोपहर के वक्त इन्होंने एक निर्जल टापू देखा जिसका नाम था हेंडरसन आइलैंड। यहाँ पहुंचकर उन्हें लगा शायद से ये पूर्व में 350 किलोमीटर दूर डोन्सी टापू पर उतरे हैं। यहाँ इन्हें मीठे पानी का झरना मिला। भूखे लोगों ने वहाँ के पक्षियों, केकड़ों, अंडों और पेपर ग्रास का भरपूर आनंद उठाया। वहाँ 1 हफ्ते रहने के बाद ये आइलैंड के काफी सारे फूड सोर्स को खत्म कर दिए थे। 26 दिसंबर 1820 को इन्होंने कंफर्म किया यदि वे अधिक समय तक यहाँ रुके तो वे भूख से मारे जाएंगे। सभी लोग वापस यहाँ से निकलने को तैयार थे, मगर 3 लोग जो नैन टिकट के रहने वाले नहीं थे वे वहीं रुककर मदद आने तक इंतजार करने का फैसला किए। एसेक्स शिप के डूबने के करीब 1 साल बाद लॉयड लिस्ट, जो दुनिया की सबसे पुरानी लगातार चलने वाली पत्रिका में से एक है, जिसने 1734 की शुरुआत से लंदन में वीकली शिपिंग न्यूज देना शुरू किया था, उन्होंने बताया 17 लोगों के जाने के बाद सारी शिप उन तीनों को बचाकर ऑस्ट्रेलिया ले गई थी। फिलहाल 17 लोग बाकी तीनों लोगों को टापू पर छोड़कर पूर्वी आइलैंड तक पहुंचने के इरादे से 27 दिसंबर 1820 को यात्रा शुरू की। जाने से पहले इन्होंने टापू से जो कुछ भी हो सकता था थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लिया हुआ है। इन्हें उम्मीद था ये 4 जनवरी सन 1821 को पूर्वी आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये अपनी उम्मीद से बहुत दूर दक्षिण की तरफ बह गए, साउथ अमेरिका। जब इन्होंने यात्रा शुरू की थी तो जॉय नाम का लड़का, जो सबसे कमजोर था, जिसकी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं थी, इसी रीजन की वजह से वह 10 जनवरी 1821 को 17 नाविकों में मरने वाला पहला शख्स था। अगले दिन एक तूफान में तीनों बोट एक बोट से अलग हो गए। 8 दिनों बाद उनमें से एक और सबसे ज्यादा उम्र वाले शख्स की मौत हो गई। एक लोग भूख प्यास से मरने लगे थे। स्टार्टिंग में जब लोगों की डेथ हो रही थी तो उनके बॉडी को संस्कार पूर्वक पानी में बहा दिया जाता था, पर 8 फरवरी से उनके बॉडी को अपने पास ही रखने का फैसला किए ताकि ये उन्हें खाकर जीवित रह सकें। बाकी लोग भी इस बात से राजी हो गए। 28 जनवरी को आखिरी 2 बोट भी एक दूसरे से अलग हो गए। 1 फरवरी को कैप्टन के नाव पर रखा खाना फिर से खत्म हो गया। अब उन्हें जीवित रहने के लिए किसी न किसी एक को मरना था, पर पहले मरेगा कौन, इसको निर्धारित करने के लिए चिट्ठी डाली गई। जिसकी बारी आती थी उसे गोली मार दिया जाता था। आखिरी में कैप्टन के साथ 2 लोग बचे थे, पर अब उन तीनों में से किसी को भी मरने की जरूरत नहीं थी। 18 फरवरी को शिप के डूबने के 89 डे बाद चिली के तट पर ब्रिटिश जहाज इंडियन ने उन्हें देख लिया। इन तीनों को बचाए जाने के मात्र 4 दिन बाद 23 फरवरी को दूसरे बोट, जो तूफान के बीच अलग हो गया था, सांत मारिया आइलैंड के करीब पहुंच चुका था, जिसमें 5 लोग जीवित थे, यानी पूरे बच चुके थे 8 लोग। ये कुछ ही महीनों बाद नैनटैकेट वापस आ गए। बाद में उन्होंने अनुमान लगाया अगर वे कैप्टन की बात मान लिए होते, हेंडरसन आइलैंड पर जाने की बजाय ताहिती आइलैंड पर रवाना हुए होते, तो आज सभी जीवित होते। बाद में पता चला उन्हें जिस बात का डर था कि उस आइलैंड पर नरभक्षी रहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर नॉर्मल लोग ही रहते थे। यहाँ ये समंदर में करीब 15 महीनों से ज्यादा समय तक खोए रहे। पर आज से करीब 40 साल पहले इंडिया के स्टेट मध्य प्रदेश का रहने वाला एक 5 साल का बच्चा, जो गलती से अपने परिवार से बिछड़ गया था, जिसे अपने घर का पता 25 साल बाद पता चला, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।